हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम जो पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इमरजेंसी प्रोविज़न और सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में भी पढ़ा है। आज देखिए ये टॉपिक जो है वो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे भी जनरली भी आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, देखिए तो प्रेसिडेंट जो है वो संविधान, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस को समझने की कोशिश करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 एंड आर्टिकल 52 से 58 के बीच में प्रेसिडेंट के बारे में एलोबरेटली डिस्कस किया गया है। इसमें देखिए दो तरह की जो एग्जीक्यूटिव है उसका जिक्र आता है। एक है हमारी रियल और दूसरी है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका जिसको बोलते हैं। इसमें जो आते हैं, जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं हमारे, वो उसमें आते हैं हमारे प्रेसिडेंट। इसके अलावा जो हमारी रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं उसमें आते हैं हमारे प्राइमरली पीएम हमारे। तो कहने का मतलब ये है कि नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट्स जो कहलाते हैं वो है हमारे प्रेसिडेंट, और रियलिटी में जो पावर का यूज़ करते हैं वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन। देखिए आजकल फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों का पता होना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो जाता है। अगर हम राष्ट्रपति के देखिए, इसमें जो आर्टिकल वाइज चीज़ें हैं वो तो आपको पता होनी ही चाहिए किस आर्टिकल में क्या चीज़ आती है, पर उसके अलावा मैं आपको ब्रीफली बताता चलूँ कि अगर हम इसके प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करें या कैसे इनका निर्वाचन होता है उसको समझने की कोशिश करें, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं करती है, बल्कि एक जो निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, फिर उसके अंदर जो मेंबर होते हैं उनमें आते हैं पहले तो हमारे संसद के दोनों जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, दोनों संसद के दोनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। फिर केंद्र शासित प्रदेश या जिन यूटीज़ में जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी, तो उन विधानसभाओं के मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों सदनों के जो भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और साथ में जो राज्य विधान परिषदों के मेंबर्स होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब इसमें भी एक कैच आता है जिसे मैं बाद में समझाऊंगा। जब मान लीजिए प्रेसिडेंट को के अगेंस्ट कोई मोशन लाया जाता है उनको रिमूव करने का, तो इस सिचुएशन में ये जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए, होल्ड द ऑफिस फॉर 5 years विद एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, आर्टिकल 56 एंड 57, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसके लिए रिक्वायरमेंट के क्वालिफ़िकेशन की बात करें, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और 35 साल की आपकी एज भी होनी चाहिए। क्वालिफाइड होना चाहिए किसके लिए? लोकसभा के लिए। अब इसमें और जो एंड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, आर्टिकल 58 के अंडर ये बोला गया है। इसमें देखिए कैच क्या है दरअसल में, इसमें क्वालिफाइड फॉर लोकसभा, कई बार आपसे क्वेश्चन फ्रेमिंग के टाइम यहाँ पे लोकसभा की जगह राज्यसभा दिया जा सकता है, तो हम जो है वो जल्दी जल्दी में टिक करके निकल जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का जो माइन्यूट चीज़ें होती हैं उनको आपने बिल्कुल भी आंखों के नीचे रखना है। टेक्स ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आर्टिकल 60 के अंदर ये आपसे पूछा जा सकता है। कैन बी रिमूव थ्रू इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51। ये तो था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरव्यू एक तरह का। इसके बाद हम देखिए इसके निर्वाचन में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कि जो भी सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम अपनाया जाता है, यानी कि हम जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनको जो भी वोट मिले होते हैं प्रेफरेंस वाइज, जो उसमें जो पहली प्रेफरेंस, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी नंबर पे जिस तरह से लोग अपना जो ये होते हैं ये वोट करते हैं, उस हिसाब से फिर जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करता है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है, यानी कि उसको फिर प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो इसमें जो वैल्यू होती है एमपी के वोट की, एमएलए के वोट की, वो अलग अलग होती है। दरअसल में कोशिश की जाती है कि सभी स्टेट्स को इसमें रिप्रेजेंटेशन और सभी एमएलओ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल रहे, मतलब उनके वोट की वैल्यू जो है वो इक्वल रहे,
इसलिए क्या किया जाता है कि प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या और उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर, यानी कि क्या पैटर्न अपनाया जाता है। दरअसल में पैटर्न अपनाया जाता है, पहले क्या किया जाता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट देन अपॉन करके राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसमें फिर अपॉन 100। अब इसको हाइपोथेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं कि जैसे कि हिमाचल की बात करते हैं तो राज्य की कुल संख्या मान लेते हैं 70 लाख इस समय पे। तो मान लेते हैं कि राज्य की जो कुल पॉपुलेशन है वो है हमारी 70 लाख, और देन हमारी जो सीटें हैं वो है 68, तो अपॉन 100 इस तरह से इसको निकाला जाता है। तो ये जो है वो एक वैल्यू आ जाएगी किसकी, MLA के वोट की। इस तरह से फिर आगे संसद के सदस्य होते हैं, उसकी वैल्यू फिर अलग तरीके से निकाली जाती है। तो ये एक पैटर्न होता है जिसका आपको पता होना चाहिए, यानी कि अनुपातिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के अनुसार ही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी कि प्रेसिडेंट को, अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो उसको कितने वोट प्राप्त करने पड़ेंगे इस सिचुएशन में, उसको देखिए कितने वोट चाहिए, कुल वैध मत, यानी कि जितने बैलेट वोट पड़े हैं वो तो चाहिए ही चाहिए, बैलेट वोट अपॉन क्या होगा 1 + 1 = 2, या सीधा इसको ऐसे रखें 2 + 1। तो इस सिचुएशन में यानी कि बैलेट वोट +2 अपॉन 2 + 1। अब यानी कि जैसे मान लीजिए 100 वोट पड़े तो 2 से डिवाइड करेंगे उसको, तो 50 और 50 के साथ एक जोड़ेंगे, यानी कि जो 51 वोट ले जाएगा वो क्या प्रेसिडेंट बन जाएगा। ये हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल है आपको। तो इस तरह से इसका प्रोसेस चलता है। अब देखिए पावर को समझते हैं हम, इनकी पावर क्या क्या है। एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज vested and exercised by the president either directly or through officers of subordinate under article 53 of Indian Constitution। अपॉइंट करते हैं PM को, अदर मिनिस्टर्स, अटर्नी जनरल को, कैग को, गवर्नर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। कंडक्ट बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इन द प्रेसिडेंट's नेम आर्टिकल 77 कैन सीक इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट डिसीजंस बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह से लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें तो समन कर सकते हैं, प्रोरोग्यूज कर सकते हैं एंड डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को अंडर आर्टिकल 85, नॉट एक्सप्लिसिटली बट इन कॉन्टेक्स्ट। एड्रेस कर सकते हैं पार्लियामेंट को एट द स्टार्ट ऑफ द ईच सेशन एंड फर्स्ट सेशन आफ्टर इलेक्शन। तो ये चीज़ें भी इसमें आती है। ये तो काफ़ी बार पूछा भी गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, अंडर आर्टिकल किस आर्टिकल के अंदर ये प्रोसेस चलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। असेंट कर सकते हैं टू एनी बिल बिफोर इट बिकम्स ए लॉ, कैन रिटर्न नॉन मनी बिल्स रिकन्सिडरेशन अंडर आर्टिकल 111, कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री रिसेस अंडर आर्टिकल, यानी कि ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने का जो पावर है वो आर्टिकल 123 के अंदर है, यानी कि 123 के अंदर है। नॉमिनेट कर सकते हैं 12 मेंबर्स को राज्यसभा के लिए अंडर आर्टिकल 80 के। फिर प्रीवियसली कुड नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियंस, ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो ये प्रोविज़न है ये ख़त्म कर दिया गया है, कब ख़त्म किया गया है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसके बारे में। देन उसके बाद फाइनेंशियल पावर्स की बात करें तो लेज द यूनियन बजट, फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 112 नॉट एक्सप्लिसिटली बट इंटेग्रल टू लक्ष्मीकांत एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट। तो ये इसमें देख सकते हैं आप, इससे ये चीज़ उठाइए। रेकमेंड्स कर सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल्स अंडर आर्टिकल 1110, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस विदाउट द प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। कैन ऑथराइज एक्सपेंडिचर फ्रॉम कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 267, यानी कि आपको कंटीजेंसी फंड से अगर कोई एक्सपेंडिचर करना है तो उसके लिए पहले ऑथराइजेशन चाहिए आपको राष्ट्रपति का।
फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हर 5 साल के बाद अंडर आर्टिकल 280 के अंदर। जुडिशियल पावर की बात करें तो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस को, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया गया है। हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन अंडर आर्टिकल 72। उसके बाद है कैन सीक एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक की बात करें तो सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस कैन डिक्लेयर वॉर एंड पीस अंडर आर्टिकल 53। अपॉइंट कर सकते हैं चीफ ऑफ आर्मी नेवी एयर फोर्सेस एंड रिप्रेजेंट इंडिया इंटरनेशनली, सेंस रिसीव डिप्लोमेट्स, कंक्लूड्स ट्रीटी विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ये सब चीज़ें इसमें। एमरजेंसी प्रोविज़न की बात करें तो आर्टिकल 352, 356 ये तो मैंने प्रीवियसली भी आपको करवाए हैं। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के अंदर तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी। ऑफिशियल प्रोसीजर्स एंड सेफ गार्ड की बात करें तो ऑल ऑफिशियल एक्ट्स आर डन इन प्रेसिडेंट्स नेम एंड पार्लियामेंट रेगुलेट्स द प्रेसिडेंट्स कंडीशन एंड अलाउंसेस, आर्टिकल 59 बोलता है। फिर वैकेंसीज फिल्ड पर आर्टिकल 62 एंड द प्रेसिडेंट कंटिन्यूज टिल सक्सेसर टेक्स, मतलब कि प्रेसिडेंट तब तक अपनी पोस्ट को वैकेंट नहीं करेगा जब तक नया प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट नहीं हो जाता है। एक्ट्स बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 74, यानी कि आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट वर्क करेंगे वो करेंगे एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके अलावा ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, तो आपको इनका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। देखिए थोड़ा सा ये चैप्टर भी लेंथी था, मैंने कोशिश किया बहुत ही इसको क्रिस्प रखने की, ताकि आपको ज़्यादा इसमें लेंथी ना हो और ये बोरिंग ना लगे। आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल मैंने इसमें सिर्फ पॉइंट्स वही निकाले हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि इसको थोड़ा मुझे और एलोबरेट करना चाहिए और आपको थोड़ी सी और इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं इसको दोबारा से फिर से इस लेक्चर को हम फिर से ले सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। बाकी इसमें देखिए मुझे जो लगा था कि इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, वो मैंने यहाँ से बुक से भी उठा लिया है, बाकी इधर उधर के सोर्सेज में भी। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें एडिशन हो सकता है या इसको थोड़ी और एलोबरेट किया जा सकता है तो डेफिनेटली यू कैन सजेस्ट, और उसके बाद मैं देखता हूँ फिर उसको दोबारा से भी हम कर सकते हैं। तो सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए शुक्रिया।